हेलो गाइज, वेलकम बैक टू बैक माई यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका आज की एक अगली नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर जो कि सामाजिक अध्ययन का जो भाग मृदा है, जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस भी चैप्टर से काफ़ी साल परीक्षा में प्रश्न बने हुए हैं। तो कौन कौन से प्रश्न बने हैं, सभी प्रश्नों को साथ में समेटते हुए और इस चैप्टर की नई श्रृंखला को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे यहाँ पे मृदा का जो चैप्टर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बात क्या करेंगे, मृदा कैसे बनती है, मृदा किसे कहते हैं, मृदा के कितने प्रकार होते हैं और कौन सी मिट्टी पे कौन सी फसल बोई जाती है या कौन सी फसल सबसे अच्छी उगती है। तो चलिए बारी बारी से इसमें बात करेंगे। जो आप देखेंगे काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आप लोग भी ना वीडियो डिस्क्राइब किए हुए आप पूरी तरीके से इसको देखेंगे और समझेंगे। चलिए देखते हैं मृदा के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, मृदा होती क्या है? तो मृदा कई ठोस, तरल और गैसीय पदार्थों का मिश्रण है जो भूप्रवृत्ति के सबसे ऊपरी स्तर में पाई जाती है। जो आपकी पृथ्वी है, जो आपका धरातल है, उसके सबसे ऊपरी परत जो होती है उसको मृदा बोला जाता है। दोस्तों, वो क्या होता है? मृदा होता है। आप लोगों को पता है कि जो पृथ्वी है वह 3 परतों से बनी हुई है। तो इस जो परतों में सबसे ऊपर की परत जो है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? मिट्टी या मृदा बोलेंगे। तो मृदा जो होता है दोस्तों, वह कई ठोस, तरल और गैसीय पदार्थों का मिश्रण होता है जो भूप्रवृत्ति के ऊपरी स्तर में पाई जाती है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट बन रहा है दोस्तों कि जैविक, भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं के एक लंबी अवधि तक बने रहने से जो मृदा का निर्माण होता है। जैविक, भौतिक और रासायनिक का मतलब है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए कूड़े कचड़े, पेड़ की लकड़ियां हो गई, इन सभी के सड़ने से मिट्टी का निर्माण होता है। दोस्तों, इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। वही दिया है कि जैविक, भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया के एक लंबी अवधि से बने रहने से मृदा का क्या होता है दोस्तों? निर्माण होता है। अगला पॉइंट देखेंगे, भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न प्रकार की मृदा पाई जाती है। फलस्वरूप फसलों, घासों तथा पेड़ पौधों में भी भिन्नता पाई जाती है। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि आप का जो भारत है, भारत में अलग अलग जगह पे जाइएगा तो अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाएगी, अलग अलग जगहों पर भिन्नता पाई जाएगी और उसके आधार पर कहीं कहीं जो आप लोग देखिएगा, जैसे रेगिस्तान में जाइएगा तो वहाँ पे कटीली घासें पाई जाएंगी। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न प्रकार की मृदा पाई जाती है। मृदा के अपने भारत में कुल 8 प्रकार की मृदा पाई जाती है। दोस्तों, इस बात आपको ध्यान रखिएगा। तो कौन सी मृदा में कौन सी फसल उपयुक्त है, सबको हम बारीकी से कवर करेंगे। आगे देखिएगा है कि जिस मृदा में चूने की मात्रा कम होती है वह अम्लीय मृदा होती है तथा जिसमें चूने की मात्रा अधिक होती है वो क्षारीय मृदा होती है। दोस्तों, इस बारे में बात कर लें तो आपको बता दूं कि यह प्रश्न जो है, जिस मृदा में चूने की मात्रा कम होती है उसे कौन सी मृदा बोलते हैं? तो यह अम्लीय मृदा, जो कि बहुविकल्पी में प्रश्न 2016-17 के प्रीवियस ईयर पेपर बना है, तो इसलिए मैंने इसको भी साथ में समेटा हुआ है। दोस्तों, आगे देखिएगा मृदा की संरचना और संगठन। मृदा की संरचना कैसे होती है और इसका संगठन क्या है, अगला मेरा नेक्स्ट पॉइंट है। दोस्तों, मृदा के संगठन का संबंध विभिन्न प्रकार के अवसादों के अनुपात से है, जबकि अवसादों की व्यवस्था का संबंध मृदा की संरचना से होता है। दोस्तों, तो मृदा का जो संगठन होता है वह विभिन्न प्रकार के अवसादों का मतलब है दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए कोई जैसे अपशिष्ट पदार्थ हो गया, उनसे मृदा का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए पेड़ की पत्तियां हो गई, लकड़ियां हो गई, पेड़ की टहनियां हो गई और भी कुछ ऐसे जैविक जीव हैं, जैसे कि मान लीजिए कि गाय, भैंस, बकरी, मनुष्य ही हो गया, चाहे कुछ भी हिंसक जानवर हो गए, सभी के सड़ने से मृदा में रूपांतरण होता है। अपशिष्ट इसको मृदा में परिवर्तित करते हैं, कन्वर्जन करते हैं। आगे देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, जब मृदा के कण आपस में संगठित होकर पिंड का रूप ले लेते हैं तो इन संगठित पिंडों को ही मृदा की संरचना कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए जो छोटे छोटे मिट्टी के कण हैं, धीरे धीरे वे आपस में मिलकर, आपस में एकजुट होकर, आपस में संगठित होकर एक पिंड का रूप ले लेते हैं और इन संगठित पिंडों को ही मृदा की संरचना कही जाती है या मृदा का स्वरूप कहा जाता है। दोस्तों, आगे देखिएगा, मृदा की संरचना एवं गठनता इसकी संगतता एवं पारगम्यता को निर्धारित करती है। जैसे संरचना का मतलब और पारगम्यता का मतलब होता है दोस्तों, पारगम्य का मतलब होता है मिट्टी के आर पार। मिट्टी जो, जैसे मान लीजिए एक मिट्टी का कण है, तो मिट्टी में जितना छिद्र होगा, छिद्र का मतलब इसमें जितना ही ऐसे वायु कोश होगा दोस्तों, इस वायु कोश का मतलब होता है यह मिट्टी की पहचान। जैसे कि वायु कोश ज्यादा है तो यह मिट्टी ज्यादा जल्दी से ही नमी को दूर कर देगी, जल्दी से नमी इसके अंदर से दूर हो जाएगा। और जब वायु कोष्ठ प्रकोष्ठ की संख्या इसमें कम होगी तो इसका
इसका नमी जो होगा धीरे धीरे खत्म होगा, ठीक ना। तो इस आधार पर हम कहते हैं पारगम्यता का मतलब होता है आर पार। दोस्तों आर पार, जैसे कि इसमें वायु कोष्ठ की अगर संख्या कम है तो यह पारगम्यता कम है और इसमें नमी ज्यादा दिन तक बनी रहेगी। इसको आगे और अच्छी तरीका से रिकवर कर रहे हैं। आगे देखिएगा दोस्तों, वहीं बड़े आकार के कणों से निर्मित रेतीली मृदा में जल अवशोषण की क्षमता कम होती है और पारगम्यता अधिक होती है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, जैसे कोई बलुई मिट्टी है जो आप लोग देखते होंगे, तो जैसे नदी के किनारे यह मिट्टी पाई जाती है, तो बलुई मिट्टी की बात कर लीजिए, वहीं बड़े आकार के कणों में निर्मित रेतीली मृदा में जल अवशोषण की क्षमता कम होती है। मेरे कहने का मतलब हुआ कि जैसे कि जो बालू जैसी मिट्टी है जिसको बलुई मिट्टी कहा जाता है दोस्तों, जब इस पर ऊपर से जल आप लोग ऐसे डालते हैं तो जल डालने के बाद यह जल्दी से क्या हो जाता है दोस्तों, नीचे चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि इसमें वायु कोष्ठ ज्यादा होते हैं और इसमें जो पारगम्य क्षमता होती है बलुई मिट्टी में वह ज्यादा होती है। तो इसके आर पार चला, पारगम्यता का मतलब आर पार, तो जल्दी से जब यह आर पार चला जाएगा तो यह जो इसकी मिट्टी की ऊपरी परत होगी वह जल्दी से निखार पे आएगी, जल्दी से सूख जाएगी और इसी कारण इस रेतीली मृदा शुष्क हो जाती है। तो रेतीली का मतलब है रेत, जैसे बालू आदि इसमें अगर मिला है तो उसको रेतीली मृदा बोलेंगे। और रेतीली मृदा सबसे ज्यादा क्या होती है दोस्तों, पारगम्य होती है और यही कारण है कि यह जल्दी से जल्दी नमी को दूर कर देती है। आगे देखिएगा, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, चट्टानी संरचना है इसमें पहला। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? जैसे मृदा के नीचे स्थित चट्टानी संस्तर में मृदा का निर्माण होता है। यह आवश्यक नहीं है कि किसी क्षेत्र की मृदा उसी चट्टानी संस्तर पर स्थिर हो जिससे वह बना हो। जैसे कि मान लीजिए, मेरे कहने का मतलब, इस टॉपिक का मतलब यही है कि कहीं की भी मृदा हो, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी एरिया में पाई जाने वाली जो मिट्टी है वह ऐसा नहीं है कि वह मिट्टी जो है वह नीचे से जो संरचना बनी है उसी पर आधारित है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उस क्षेत्र पर यह डिपेंड करता है। जैसे वहाँ पे पानी ज़्यादा लगता है, पानी कम लगता है, या वहाँ पे प्रकाश ज़्यादा पड़ता है, प्रकाश कम पड़ता है, या वहाँ पे नदी का क्षेत्र है या वहाँ पे नदी का क्षेत्र नहीं है। यह सब मिट्टी निर्माण में सबसे ज़्यादा उपयोगी होते हैं। जैसे आप मान लीजिए आप रेगिस्तान में चले गए, रेगिस्तान में बालू की मात्रा ज़्यादा है तो वहाँ पे अलग प्रकार के पेड़ पौधे उगेंगे और वहाँ की मिट्टी संरचना अलग प्रकार की दोस्तों पाई जाएगी। वही आप गुजरात के तटीय क्षेत्र में चले जाइए, महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र में चले जाइए तो वहाँ पे कुछ अलग देखने को मिलेगा। वहीं पश्चिम बंगाल में आप चले जाइए तो वहाँ पे कुछ आपके लिए अलग प्रकार का कन्वर्जन देखने को मिलेगा। दोस्तों आगे देखेंगे, एक ही यहाँ पे दिया है कि एक ही जलवायु क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पदार्थ एक ही प्रकार की मृदा का निर्माण कर सकते हैं तथा एक ही तरह के जनक पदार्थ को भिन्न जलवायु क्षेत्र में भिन्न भिन्न प्रकार की मृदा का निर्माण कर सकते हैं। इसका कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अगर आप लोग किसी भी एक ही क्षेत्र में रह रहे हैं तो एक ही क्षेत्र में विभिन्न, जैसे कि मान लीजिए जगह बदला तो रूप भी बदल सकता है। कहने का मतलब यह है कि कहीं पे पेड़ पौधे की पत्तियां हैं, कहीं पे हिंसक जानवर हैं, कहीं पे कुछ मृदा का अलग स्वरूप है। जैसे मान लीजिए जैसे बारिश ही पड़ रहा है कहीं पे, तो कहीं पे बारिश नहीं पड़ रहा है, तो जहाँ पे बारिश पड़ रहा है वहाँ पे अपक्षय और अपर्दन जैसी क्रिया होगी। जहाँ पे तेजी से हवा चल रहा है वहाँ पे अपक्षय और अपर्दन जैसी क्रियाएं होगी। तो चूंकि आपको इतना पता है कि जब अपक्षय और अपर्दन जैसी क्रियाएं होती हैं दोस्तों, तो इस कारण जो मृदा होती है वह टूटती बिखरती हैं। तो जब टूटती बिखरती हैं तो वह एक बड़ी संरचना से छोटी संरचना में आएगी और जितना मिट्टी छोटी संरचना में होती है दोस्तों उतना ही मिट्टी क्या होती है, उपजाऊ होती है। तो इसका कहने का मतलब यही है कि एक ही क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ये बात ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, मृदा में सूक्ष्म पोषक तत्वों का महत्व और उनकी कमी के लक्षण बताइए। अगर ये टॉपिक आया है तो इस टॉपिक से पहले ही आपको बता दूं दोस्तों कि मृदा के सूक्ष्म पोषक तत्व क्या होते हैं। जब मृदा उपजाऊ और अनुपजाऊ मृदा क्या होती है, तो जो उपजाऊ मृदा होती है उसके में आप लोग जैसे कि मान लीजिए जो भी फसलें हैं, जैसे कि आप लोग धान, गेहूं, ऊख, गन्ना, धान गेहूं हो गया, गन्ना हो गया, पटसन हो गया, कपास हो गया, ठीक ना, अरहर हो गया, ये सब जो फसलें हैं दोस्तों वह उपजाऊ भूमि में उगेंगी और अनुपजाऊ भूमि में दोस्तों जो फसलें हैं वह नहीं उगेंगी। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, यहीं पे बात ध्यान रखिएगा कि जो मिट्टी होती है इसको उपजाऊ बनाने के लिए उसमें अनेक प्रकार के जो जैविक या अजैविक, रासायनिक या भौतिक जो भी आप मान लीजिए इस प्रकार के खाद्य पदार्थ पाए जाते हैं। जैसे कंपोस्ट खाद हो गई, ठीक है, जैसे यूरिया हो गई, डाई हो गई, पोटास हो गया, सल्फर हो गया, ठीक ना। ये जो कंपोस्ट खाद हैं इसका प्रयोग करके मिट्टी, अनुपजाऊ मिट्टी को उपजाऊ बनाया जाता है। ये आप लोग जानते हैं सभी लोग, क्योंकि जो अपना भारत है वह बहुत ज़्यादा जैसे कि जो किसानी व्यवस्था पर आधारित है। तो ऐसा कोई नहीं है बंदा कि जो कि किसानी व्यवस्था के बारे में न जाने,
जो कि मिट्टी को खाद क्यों दिया जाता है, क्योंकि उसको और उपजाऊ बनाने के लिए मिट्टी के अंदर जो पोषक पदार्थ हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो पोषक पदार्थों की वृद्धि के लिए उनको क्या दिया जाता है दोस्तों, खाद दिया जाता है, और खाद का यही मुख्य कारण होता है। ठीक ना, ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो जैविक खाद क्या होती है, जैविक खाद जो होती है वो कूड़े कचड़े गाय भैंस के गोबर से कचड़े से प्राप्त होती है, उसको जैविक खाद कहते हैं। ये बात आप लोग ये भी बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों। एक सीटेट का क्वेश्चन है जो कि मुझे याद आ गया, जो आपको इस बार मैं इस क्वेश्चन को बता दूं, जो आप लोग काफी निचली कक्षाओं से एनसीईआरटी पैटर्न की बुकें से आप पढ़ते आ रहे हैं कि यह क्वेश्चन ऐसा है कि कहता है कि किसान का मित्र किसे कहा जाता है। तो आप लोग याद रखे हैं केचुआ को। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, एक साल का सीटेट पेपर है, तो सीटेट में ये बना हुआ क्वेश्चन है कि किसान का मित्र कहा जाता है। और इसमें दोस्तों आपको बता दूं कि बहुत अच्छी बात या बहुत बुरी बात मान लीजिए कि केचुआ का ऑप्शन दिया ही नहीं था, तो आप इस स्थिति में आप परेशान हो जाएंगे। तो मुझे भी लगा कि आखिर किसान का मित्र क्या है, तो मैं आपको बता दूं उसमें जो करेक्ट आंसर था दोस्तों वह आपका बता दूं सर्प था। सर्प किस आधार पर आयोग ने सर्प को उनसे आंसर सही माना, तो मैंने इसके बारे में जानने का कोशिश किया दोस्तों। तो मैं बता दूं, जो किसान होता है, किसान की जो फसलें होती हैं, फसलों को जब वे मड़ाई के फलस्वरूप जब फसलों को वे थ्रेसिंग करके अपने घरों में भंडारण करता है, तो भंडारण के दौरान ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भंडारण के दौरान होता क्या है कि उस पे जो चूहे होते हैं उनका आक्रमण होता है। और चूहे का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो दोस्तों वह क्या है, आपको पता होना चाहिए। चूहे का सबसे बड़ा दुश्मन सर्प है। तो इस आधार पर कहा गया है कि किसान का मित्र सर्प को भी कहा जाता है और केचुआ को भी कहा जाता है। केचुआ जो होता है वह ह्यूमस के कारण उसमें जो अनुपजाऊ भूमि को उपजाऊ भूमि में कन्वर्जन करता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो घरों में जो भंडारित फसल है, जो भंडारित अनाज है, वह भंडारित अनाज को क्या करता है दोस्तों, चूहों से बचाता है। और इस आधार पर सर्प को भी कहा जाता है। अगर ऐसे मान लीजिए कोई भी ऐसी स्थिति आ जाए, आपके सामने भी यह प्रश्न रिपीट हो जाए, तो आप क्या करेंगे, उस स्थिति में मैंने आपको बता दिया। आगे देखिएगा मृदा संरक्षण के उपाय क्या हैं। तो मृदा संरक्षण के उपाय की दोस्तों बात करें तो मृदा की रक्षा करना, सघन वृक्षारोपण करना। जैसे मान लीजिए आप मृदा को कैसे बचा सकते हैं, जैसे वनों की आप रक्षा कीजिए और सघन वृक्षारोपण कर दीजिए। मृदा संरक्षण का अर्थ है मिट्टी को अपने जगह पर रोके रहना दोस्तों, मिट्टी को अपने जगह पर रोके रहना। रोके रहने का मतलब अगर आप इतना जान गए दोस्तों तो आपको इतना बातें ध्यान देना होगा। मृदा संरक्षण को आप मृदा को कैसे आप संरक्षित कर सकते हैं, कैसे उसको क्षय से आप बचा सकते हैं। अधिक से अधिक आप पेड़ लगाइए, वृक्षारोपण का आप अधिक से अधिक प्रयोग कीजिए। ढालू मिट्टी को एक समतल मिट्टी में या सीढ़ीदार खेत में परिवर्तित कीजिए। मृदा अपरदन को रोकिए। ये सभी चीजों को करना होगा, जिससे जो खेत है उसमें जैसे आवारा पशु हैं उनके खुरों से मृदा अपरदन होता है, उनसे उन आवारा पशुओं से उसको बचाइए। समय समय पर जो फसलें होती हैं वह एक ही फसल एक ही खेत में नहीं बोनी चाहिए। समय समय पर उस फसलों का भी क्या कर देना चाहिए, समय समय पर उसका रूपांतरण कर देना चाहिए। जैसे एक खेत में एक फसल तो दूसरे खेत में दूसरी फसल, ऐसे फसल का भी हस्तांतरण करना चाहिए, बदलाव करते रहना चाहिए मृदा की प्रायिकता को बचाने के लिए। आगे देखेंगे दोस्तों, भारत में कुल 8 प्रकार की मृदा पाई जाती है। कहीं कहीं पे दोस्तों 6 भी लिखा है, आप 6 भी याद रखें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप 8 जान गए तो 6 से आप अधिक जान गए। तो इस आधार पर आप लोग देखिएगा, जो बुके में कहीं कहीं 6 भी लिखा है। तो अगर आप 8 जान रहे हैं तो आप 6 के साथ जाइए, जो आयोग कर रहा है 6 के साथ जाइए। लेकिन बहुत जगह बहुत ऐसे बुके हैं दोस्तों वहाँ पे क्या लिखा है, 8 लिखा है। तो भारत में कुल 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जिनकी उर्वरा क्षमता जो होती है दोस्तों वो अलग अलग होती है। इसमें जलोढ़ मिट्टी, कौन कौन मिट्टी है दोस्तों ये आप देख लीजिए। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, जंगली मिट्टी, मरु मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और नमकीन मिट्टी और पीट मिट्टी, ये पूरे 8 प्रकार हैं। और सबसे अच्छी मिट्टी दोस्तों क्या है, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है दोस्तों, यह जो होती है यह नदी के किनारे पे पाई जाती है, नदी के आसपास पाई जाती है। बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा, जलोढ़ मिट्टी में हर प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। और जो काली मिट्टी होती है, काली मिट्टी जो कपास के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो सभी मिट्टियों को हम एक साथ रिकवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं, पहला हेडिंग है जलोढ़ मिट्टी की। जलोढ़ मिट्टी होता क्या है दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी के बारे में बात करने तो आपको बताया, जलोढ़ मिट्टी जो होती है वह नदियों के द्वारा जो बहाकर मिट्टी लाई जाती है। और जब नदियों का जल स्तर नीचे घट जाता है तो वहीं पे फसल उगाई जाती है, जो काफी इंपॉर्टेंट होती है, वो काफी अच्छी फसल होती है। और इसे यह जो मिट्टी होती है काफी उपजाऊ होती है, बात को भी ध्यान रखिएगा।
जलोढ़ मिट्टी को दोमट और कछार मिट्टी भी कहा जाता है। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। यह मिट्टी देश के 40% भागों में लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है और यह तटीय मैदान व डेल्टा प्रदेशों में अधिक मिलती है और इसे बांगर या खादर में, बांगर व खादर दो भागों में विभक्त किया जाता है। आपको मैं पहले भी बताया, जब नदियाँ जब बहती हैं या नदियों का जलस्तर जब ऊंचा होता है या नदियों में जब बाढ़ आता है दोस्तों, ऐसा भी कर सकते हैं, तो वह मिट्टी को बहा कर लाती है और जब जलस्तर घटता है तो जो उसका नदी का जो इलाका है वह जब पानी मग्न रहता है, तो जब जलमग्न रहते हुए जब उसका जल हट जाता है, तो जब वह जल हट जाने के बाद जब वो मिट्टी खाली हो जाती है तो वहाँ पे जब फसल बोते हैं तो काफ़ी फसल अच्छी होती है और काफ़ी ये जो मिट्टी होती है वो उपजाऊ होती है। तो इस स्थिति में वहाँ पे जो खाद होते हैं, जो जैविक यूरिया हो गई, ऐसे चीज़ों का कम प्रयोग करना पड़ता है। तो यह मिट्टी काफ़ी अच्छी है और भारत के भूभाग पर लगभग 40% भाग ऐसा है कि जो कि जलोढ़ मिट्टी से घिरा हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे काली मिट्टी क्या होती है दोस्तों। काली मिट्टी को रेंगूर मिट्टी या कपास मिट्टी भी कहा जाता है। आपको बता दूं कि जलोढ़ मिट्टी में हर प्रकार की फसलों को आप ले समेट सकते हैं, लेकिन जो काली मिट्टी होती है वो कपास के उत्पादन में काफी इंपॉर्टेंट होती है। बात को ध्यान रखिएगा। काली मिट्टी का इलाका अगर आपको बात पता कर ले जाए तो सबसे ज्यादा काली मिट्टी का जो इलाका है दोस्तों वो गुजरात के तटीय क्षेत्रों में है। अंतर्राष्ट्रीय रूप से उष्ण कटिबंधीय चरनोजम कपास की खेती हेतु सबसे उपयुक्त मिट्टी है। इसका निर्माण ज्वालामुखी के लावा के अपक्षरण व अपरदन से हुआ है। मैग्नेटाइट, लोहा, एल्युमिनियम, सिलिकेट, ह्यूमस आदि उपस्थिति के कारण इसका रंग काला होता है और इसमें नमी धारण करने की बेहतर क्षमता होती है। इसमें कपास, मोटे अनाज, तिलहन, सूर्यमुखी सब्जियां, खट्टे फल आदि कृषि होती है। इसको याद रखिएगा। आगे देखिएगा लाल मिट्टी के बारे में बात कर ले दोस्तों, तो सामान्य से लेकर भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में प्राचीन क्रिस्टलीय शैल व अपक्षरण व अपरदन में इसका निर्माण होता है। यह मिट्टी अधिकतर दक्षिणी भारत में पाई जाती है। लाल रंग क्यों होता है इसमें? क्योंकि इसमें लौह ऑक्साइड की जो होती है उपलब्धता सबसे ज्यादा होती है और यह अपेक्षाकृत किसके अपेक्षाकृत कम उपजाऊ होती है। तो आप लोगों को बता दूं जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी के फलस्वरूप यह जो होती है वो कम उपजाऊ होती है और इसमें जो भी फसल बोई जाती है उसके फसल के उत्पादन के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? सिंचाई की। बिन सिंचाई के यह फसल का अंतिम रूप नहीं हो पाता है। आगे देखिएगा दोस्तों लैटराइट मिट्टी क्या होती है। लैटराइट मिट्टी के बारे में बात करें तो इन मृदाओं का अध्ययन सर्वप्रथम बुकानन द्वारा 1905 में किया गया था। मुख्यतः प्रायद्वीपीय भारत के पठारों के ऊपरी भागों में विकसित होती है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है और इसमें इस प्रकार की मिट्टी में सामान्यतः झाड़ व चारागाह होते हैं, पशु चरते हैं, परंतु उर्वरक का उपयोग कर इसमें चावल, बिना उर्वरक के इसकी फसल को अंतिम रूप नहीं दे सकते हैं। चावल, रागी, काजू आदि उपज फसलें उगाई जाती हैं और इस मिट्टी में जो होता है लौह ऑक्साइड व एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रचुर मात्रा होती है दोस्तों। इस बात को ध्यान रखिएगा। पर्वतीय मिट्टी क्या होती है? पर्वतीय मिट्टी सबसे ज्यादा आप लोगों के पर्वत वाले इलाके में पाई जाती है, जैसे कि आपका उत्तराखंड हो गया, इससे जगहों पर पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा पर्वतीय मृदा को वनी मृदा भी कहा जाता है और इस प्रकार की मिट्टियां हिमालय की घाटियों में ढलानों पर पाई जाती है। यह निर्माणाधीन मिट्टी है, इनका पूर्ण रूप से अध्ययन नहीं हुआ है और ह्यूमस की कमी के कारण जो होती है वह ह्यूमस की अधिकता के कारण यह जो होती है वह अम्लीय गुण रखती हैं और इस प्रकार की मिट्टी में चाय, काफी, मसाले एवं उष्णकटिबंधीय फलों की खेती होती है। चाय सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है दोस्तों? असम में होता है और असम में ऐसी मिट्टियां पाई जाती है। असम हो गया, उत्तराखंड हो गया, जहाँ पे पहाड़ी इलाका ज्यादा है वहीं पे पाई जाती है। इस बात को आप लोग ध्यान देना होगा। तो दोस्तों बताइए यह सीरीज कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को आप पूरी तरह से देखिए। और अगर आप इस वीडियो को बस ऐसे देख ले रहे हैं एक बाई चैप्टर, वन बाई वन चैप्टर, तो आपके लिए कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो चलिए जितने भी मैंने आपको प्रश्न बताए सभी प्रश्न पूछे गए प्रश्न हैं और सभी प्रश्नों को किसी न किसी प्रकार दोहरा कर पूछा होगा साल प्रीवियस ईयर पेपर में, आप देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए क्लास।